हाँ यार भाव्या, मैं है तो बहुत ही ज्यादा हॉट एंड सेक्सी। जब से वह क्लास में आए थी तब से मैं तो बस उन्हें देखता ही रह गया। काश कि वह मेरी गर्लफ्रेंड होती। अपने दोस्त की बात सुनकर वह लड़का कहता है, अरे तो अभी भी देर कहाँ हुई है। तुम उन्हें एक बार प्रपोज करके देखो, क्या पता तुम्हारा किस्मत चमक जाए। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर भव्या के बारे में ऐसी बातें सुन रुद्राक्ष को बहुत ही जलन होने लगती है। और साथ ही उसे उन लड़कों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। आखिर आए भी क्यों ना, प्रोफेसर भाव्या उसकी गर्लफ्रेंड जो थी। अब आगे उसे लड़के की बात सुनकर वही पास में बैठी लड़की कहती है, प्रोफेसर भाव्या और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, चेहरा भी देखा है तुमने आईने में अपना, जो तुम इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हो। उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का स्टाइल मारते हुए कहता है, क्यों, क्या खराबी है मेरे चेहरे में। तो वह लड़की भी मुस्कुराकर कहती है, वैसे तुम्हारा चेहरा तो ठीक ठाक ही है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि प्रोफेसर भाव्या का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, जो बहुत ही हैंडसम और रिच है। इसलिए तुम लोग उन पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझे। उद्धरण चिन्ह। उसे लड़की की बात सुन हर कोई हैरान रह जाता है। तभी वह लड़का कहता है, तुम्हें ये कैसे पता कि उनका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो वह लड़की कहती है, क्योंकि आज सुबह जब प्रोफेसर भव्या कॉलेज पार्किंग में कर पार्क करके बाहर निकल रही थी, तब मैं भी उनके पीछे चल रही थी। वह फोन पर किसी से बात करते हुए गुस्से में कह रही थी कि अगर वह लड़का आज शाम 7 बजे के अंदर अंदर मुझे मनाने के लिए मेरे पास नहीं आया तो पक्का मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूंगी। उसके बाद वह चाहे मुझे कितने ही महंगे गिफ्ट क्यों न दे, मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। बता देना उसे। इतना बोल के प्रोफेसर भाव्या ने गुस्से में फोन रख दिया था। उद्धरण चिन्ह। उसे लड़की की बात सुन हर कोई फिर से शॉक हो जाते हैं। वही रुद्राक्ष तो अपनी जगह पर खड़ा ही हो जाता है और उससे पूछता है, क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा। इसका मतलब मेरे पास तो सिर्फ शाम 7 बजे तक का ही वक्त है। इतना बोल रुद्राक्ष एक बार फिर से वहां से हड़बड़ी में जाने के लिए होता है। रुद्राक्ष का रिएक्शन देखकर हर कोई फिर से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी रेवा फिर से रुद्राक्ष को खींचकर अपनी जगह पर बैठा देती है और कहती है, चुपचाप बैठो यहाँ पर। तुम्हारे पास अभी भी शाम 7 बजे तक का वक्त है। अगर यहाँ किसी को इस बात की भनक भी लगी कि वह लड़के तुम ही हो इसके बारे में प्रोफेसर भाव्या बात कर रही थी, तो तुम्हारा ब्रेकअप उन्हें मनाने जाने से पहले ही हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन रुद्राक्ष पर चुपचाप अपनी जगह पर फिर से बैठ जाता है। वही क्लास में हर कोई उन्हें अजीब नजरों से देखने लगता है। तभी काव्या कहती है, रुद्राक्ष आज तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम इतना अजीब बिहेव क्यों रहे हो। काव्य का सवाल सुन रुद्राक्ष हड़बड़ा जाता है और कहता है, कुछ भी तो नहीं। इतना बोल रुद्राक्ष क्लास से बाहर निकल जाता है। वहीं रेवा इस बार उसे रोक नहीं पाती। रुद्राक्ष को इस तरह क्लास से बाहर जाता देख हर कोई उसे देखा ही रह जाता है, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत ही स्पीड से क्लास से बाहर निकल गया था। वहीं रेवा भी रुद्राक्ष के पीछे ही क्लास से निकल जाती है। उन दोनों को क्लास से जाता देख हर किसी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कोई उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वही रूपाली और निधि को रुद्राक्ष और रेवा पर कुछ शक होता है, तो वह दोनों भी रुद्राक्ष और रेवा के पीछे ही निकल जाते हैं। वही क्लास के कुछ स्टूडेंट भी क्लास छोड़कर चले जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट क्लास में ही बैठकर अपनी स्टडी करने लगते हैं। रुद्राक्ष क्लास से निकलने के बाद कैंटीन में चला जाता है। रेवा भी उसके पीछे वहीं आ जाती है। वह देखती है कि रुद्राक्ष फोन में किसी को कुछ मैसेज कर रहा था। रेवा रुद्राक्ष के बगल में जाकर बैठ जाती है और अपने और रुद्राक्ष लिए कॉफी ऑर्डर करती है। कैंटीन में ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो उसका ऑर्डर जल्दी आ जाता है और रेवा आराम से बैठकर अपनी कॉफी एंजॉय करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब रुद्राक्ष अपना काम खत्म कर फोन साइड पर रख देता है, फिर रुद्राक्ष एक नज़र आसपास घूमता है। इस वक्त कैंटीन में ज्यादा भीड़ नहीं थी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कैंटीन पूरी तरीके से खाली ही थी और रुद्राक्ष और रेवा कोने वाली टेबल पर बैठे थे, तो उन दोनों की बातें कोई सुन भी नहीं सकता था। उन दोनों के चेहरे पर इस वक्त बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन थे। रेवा अपनी कॉफी पीते हुए रुद्राक्ष से कहती है, क्या लगता है आपको उन गुंडों को किसने भेजा होगा। रेवा की बात सुन रुद्राक्ष कहता है, और कौन हो सकता है, ये काम पक्का हमारे प्यारे बड़े पापा ने ही किया होगा। उनके अलावा ये करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। और वैसे भी इस वक्त हमारा ऐसा किसी भी दुश्मन को हमारे रियल आइडेंटिटी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनमें से तो ये किसी का भी काम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन रेवा हाँ में अपना सर हिला देती है।
और अपनी कॉफी का एक सिप लेने के बाद कहती है, इसलिए मैंने उन गुंडों के मामले को पापा को ही हैंडल करने के लिए छोड़ दिया है। वैसे भी वह उनके भाई है, उनका आपस का मामला वह खुद ही निपटाए तो अच्छा रहेगा। अगर बात हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो ही हम उसमें इंटरफेयर करेंगे, वरना उनके लिए तो हमारे पापा ही काफी है। रेवा की बात सुन रुद्राक्ष भी हाँ में अपना सर हिलता है। फिर रुद्राक्ष कहता है, मैंने राघव भाई को अभी बुला लिया है। वैसे भी मेरा आज लेक्चर अटेंड करने का कोई मूड नहीं है, इसलिए सोच रहा हूं क्यों ना रावत कॉर्पोरेशन में एक चक्कर लगा कर आया जाए। वैसे भी आगे जाकर हमें ही उसे संभालना है, तो एक बार वहां के एम्प्लॉइज के साथ थोड़ी जान पहचान भी तो बना ही लेनी चाहिए, है ना। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर रेवा अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाकर कहती है, क्या बात है, लगता है आज आप सिर्फ भाभी का लेक्चर अटेंड करने आए थे और उनका लेक्चर खत्म हो गया तो बाकी के लेक्चरर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे बाकी के लेक्चर तो मुझे भी अटेंड नहीं करने, तो चलो हम डेड के ऑफिस ही चले जाते हैं। इतना बोल रुद्राक्ष और रेवा दोनों वहां से कॉलेज के गेट की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों कॉलेज गेट के पास पहुंचते हैं, तब तक राघव भी कार लेकर कर वहां पहुंच गया था। राघव उन दोनों को देख अपनी सीट से उठकर उनके लिए दरवाजा खोलने जा ही रहा होता है कि उससे पहले ही रुद्राक्ष और रेवा कार में बैठ जाते हैं। उनके कार में बैठने के बाद राघव कार स्टार्ट करके उनसे पूछता है, रुद्राक्ष सर, रेवा मैडम आज आप कॉलेज से जल्दी छूट गए, क्या आपको बाकी के लेक्चर अटेंड नहीं करने? राघव के बात सुन रुद्राक्ष आलस भरी आवाज में कहता है, नहीं आज मूड नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो राघव कहता है, सर तो क्या आपको रावत मेंशन ले चलूं या आप दोनों को आपके ऑफिस छोड़ना है? राघव की बात सुनकर रेवा कहती है, आप हमें रावत कॉर्पोरेशन ले चलिए, हमें डेड से मिलना है। और हाँ, अभी डेड को इस बारे में मत बताना, ये उनके लिए सरप्राइज होगा, ठीक है। रेवा की बात सुनकर राघव हाँ में अपना सर हिला देता है और कार को रावत कॉर्पोरेशन की तरफ ले जाता है। चैप्टर 109 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक आपने देखा। राघव कहता है, सर तो क्या आपको रावत मेंशन ले चलूं या आप दोनों को आपके ऑफिस छोड़ना है? राघव की बात सुनकर रेवा कहती है, आप हमें रावत कॉर्पोरेशन ले चलिए, हमें डेड से मिलना है। और हाँ, अभी डेड को इस बारे में मत बताना, ये उनके लिए सरप्राइज होगा, ठीक है। रेवा की बात सुनकर राघव हाँ में अपना सर हिला देता है और कार को रावत कॉर्पोरेशन की तरफ ले जाता है। अब आगे रुद्राक्ष और रेवा प्रताप जी के ऑफिस की तरफ जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में ही रेवा को कुसुम जी का कॉल आता है। रेवा तुरंत उनका कॉल उठा लेती है। सामने से कुसुम जी की चिंता भरी आवाज सुनाई देती है। कुसुम जी कहती है, रुद्राक्ष, रेवा, तुम दोनों कहाँ हो? अभी के अभी घर वापस लौटो। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की बात सुनकर रेवा उनसे कहती है, क्या हुआ अम्मा, आप इतने डरी हुई क्यों लग रही है? और क्या घर पर कुछ हुआ है? रेवा की बात सुनकर कुसुम जी कहती है, घर पर कुछ भी नहीं हुआ है बुढ़िया, लेकिन आप और रुद्राक्ष अभी के घर वापस आ रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं सुनना बस। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की घबराए हुए आवाज सुन रेवा को भी टेंशन होने लगते हैं और वह राघव की तरफ देखकर कहती है, राघव भाई, आप कार को रावत मेंशन की तरफ ले चले। रेवा की बात सुन राघव कहता है, लेकिन रेवा मैडम, हम तो सर के ऑफिस जा रहे थे ना। राघव की बात सुनकर रेवा रहती है, हाँ, हम डेड के ऑफिस ही जा रहे थे, लेकिन अब हम घर जाएंगे, हम डेड के ऑफिस फिर कभी चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। वही रुद्राक्ष रेवा को इतना घबराया हुआ सा देखकर कहता है, रेवा क्या हुआ है? रेवा माँ ने क्या कहा तुमसे फोन पर, और तुम इतना डरी हुई क्यों हो? रुद्राक्ष की बात सुनकर रेवा कहती है, वह माँ मुझे थोड़ी सी घबराई सी लग रही थी और कह रही थी कि हम दोनों जल्द से जल्द रावत मेंशन पहुंच जाए। रेवा की बात सुन राघव कुछ नहीं कहता और कार को रावत मेंशन की तरफ मोड़ लेता है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष और रेवा 25 मिनट में ही रावत मेंशन पहुंच जाते हैं। जैसे ही उनकी कार रावत मेंशन के बाहर रुकती है, वह जल्दी से कार से बाहर निकाल के रावत मेंशन में भागते हुए चले जाते हैं। वह जैसे ही मेंशन के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुसुम जी हाल में ही खड़ी उन दोनों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कुसुम जी की नज़र रुद्राक्ष और रेवा पर पड़ती है, वह जल्दी से रुद्राक्ष और रेवा के पास भागते हुए आती है और उन दोनों को एक साथ गले लगा लेती है। वही रुद्राक्ष और रेवा भी उन्हें गले लगा लेते हैं। तभी रुद्राक्ष कुसुम जी से कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रहे थे और आपने हमें घर जल्दी पहुंचने के लिए क्यों कहा? उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी रुद्राक्ष की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उन दोनों से अलग होती है और उन्हें ऊपर से नीचे तक चेक करने लगती है।
वो कहती है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? क्या तुम दोनों को कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है? उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की बात सुन रुद्राक्ष और रेवा समझ जाते हैं कि कुसुम जी को उनके ऊपर हुए हमले के बारे में पता चल चुका है। वही रुद्राक्ष और रेवा देखते हैं कि अब तक कुसुम जी की आंखों में हल्के हल्के आंसू आने लगे थे। तो रुद्राक्ष तुरंत कुसुम जी से कहता है, माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हमें कहीं भी कोई चोट नहीं लगी है और हम दोनों बिल्कुल ठीक है। रुद्राक्ष की बात सुनकर कुसुम जी कहती हैं, क्या तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो? क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? और क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि तुम दोनों पर 8 से 10 गुंडों ने मिलकर हमला किया था? तुम्हें पता भी नहीं कि जब मुझे ये बात पता चली तो मैं कितना घबरा गई थी। और तुम दोनों इसके बाद घर आने के बजाय कॉलेज चले गए। अगर उन गुंडों ने फिर से तुम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? कुसुम जी की बात सुनकर रुद्राक्ष और रेवा हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। फिर रेवा कुसुम जी को सोफे पर बिठाते हुए कहती है, माँ आप पहले शांत हो जाए। देखिए मैं और रुद्राक्ष भाई बिल्कुल ठीक है। और रही बात उन गुंडों की, तो वह गुंडे हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंच पाए। इनफैक्ट वह हमें कुछ कर पाते उससे पहले ही राघव भाई वहां पहुंच गए और उन्होंने उन गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई कर अपने साथ ले गए थे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप राघव भाई पूछ लीजिए। इतना बोल रेवा वही दरवाजे की तरफ से आ रहे राघव की तरफ इशारा कर देती है। वही रुद्राक्ष भी हमें अपना सिर हिलाने लगता है। वही रेवा के बात सुनकर राघव अचंभे से रुद्राक्ष और रेवा की तरफ देखने लगता है। वही कुसुम जी भी राघव की तरफ देख रही होती है। तभी रुद्राक्ष और रेवा राघव से रिक्वेस्ट करते हुए इशारों में ही कहते हैं, प्लीज माँ के सामने हमारा सच मत बताना। राघव भी उन दोनों की बात समझ जाता है और कुसुम जी की तरफ देखकर कहता है, जी मैडम, रेवा मैडम सही कह रही है। वह गुंडे रुद्राक्ष सर और रेवा मैडम को छू भी नहीं पाए थे और हमारे रहते उन दोनों को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। आप उनके सेफ्टी के लिए निश्चित हो जाए। राघव की बात सुनकर कुसुम जी को थोड़ी सी राहत मिलती है। वही रुद्राक्ष और रेवा भी चैन की सांस लेते हैं। वही अपनी बात खत्म करने के बाद राघव अपने मन में ही सोचता है, आखिर रुद्राक्ष सर और रेवा मैडम ने मुझे मैडम के सामने झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? आखिर रुद्राक्ष सर और रेवा मैडम को हमारे सेफ्टी की क्या ही जरूरत पड़ेगी? आज जिन गुंडों ने उन पर हमला किया, ऐसे 50 गुंडों से तो रेवा मैडम अकेले ही निपट सकते हैं। रेवा मैडम की फाइटिंग स्किल के आगे तो मेरी फाइटिंग स्किल भी कम लगती है। उद्धरण चिन्ह। राघव ये सोच रहा था कि तभी उसके कानों में कुसुम जी की आवाज पड़ती है। कुसुम जी रुद्राक्ष और रेवा से कहती है, इस बार तो तुम दोनों बच गए, क्योंकि राघव वहां समय पर पहुंच गया था। लेकिन क्या होता अगर राघव को वहां पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती, और अगर उन गुंडों ने तुम दोनों को नुकसान पहुंचा दिया होता तो? उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी की बात सुनकर रुद्राक्ष कहता है, लेकिन माँ वह गुंडे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच पाए ना, इसलिए अब आप इस बात के बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दीजिए। रुद्राक्ष की बात सुन कुसुम जी थोड़ी देर के लिए तो कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर कुसुम जी अपनी कड़क आवाज में रहती है, ठीक है, लेकिन अब से तुम दोनों घर से बेवजह बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगे। और अगर तुम दोनों को बाहर जाना भी होगा तो तुम्हारे साथ सिक्योरिटी हमेशा रहेगी। कुसुम जी की बात सुन रुद्राक्ष और रेवा हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। फिर रुद्राक्ष कहता है, माँ, लेकिन हम हर जगह अपने साथ गार्ड को लेकर कैसे जाएंगे? कुसुम जी कहती है, मुझे तुम दोनों से कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना। या तो तुम दोनों अपने साथ सिक्योरिटी लेकर जाओगे या फिर तुम दोनों घर में ही रहोगे। बस बात यहीं पर खत्म। उद्धरण चिन्ह। वही अपनी बात पूरी करके कुसुम जी रुद्राक्ष और रेवा को घूरने लगती हैं। वही कुसुम जी की बात सुनकर रुद्राक्ष और रेवा जो कुछ कहने ही वाले होते हैं, कुसुम जी की नजरों को देख चुप हो जाते हैं और बस बेमन से हाँ में अपना सर हिला देते हैं। तभी कुसुम जी राघव की तरफ देखकर कहती है, और राघव, ये जिम्मेदारी आज से तुम्हारी होगी कि रुद्राक्ष और रेवा कभी भी अकेले घर से बाहर ना जा पाए। वह जब भी घर से बाहर निकले या तो तुम उनके साथ रहोगे या फिर हमारे कोई ना कोई गॉड्स उनके साथ जरूर रहेंगे। कुसुम जी की बात सुनकर राघव करता है, यस मैडम, आप जो कहे वही होगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं रुद्राक्ष और रेवा को खुद की बात मानता देख कुसुम जी भी मुस्कुरा देती है। फिर वह रुद्राक्ष और रेवा की तरफ प्यार से देखकर कहती है, अच्छा तुम दोनों को भूख लगी होगी ना, तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाकर लाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल कुसुम जी किचन की तरफ जाने लगती हैं। वही कुसुम जी के किचन में जाने के बाद रुद्राक्ष और रेवा एक चैन की सांस लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके चेहरे पर हल्की सी निराशा भी थी।
क्योंकि अब से वह अकेले कभी भी रावत मैंशन से बाहर नहीं जा सकते थे। उन्हें जब भी रावत मैंशन से बाहर जाना होगा तो या तो राघव उनके साथ रहेगा या फिर कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड। चैप्टर 110 रुद्राक्ष का भाव्या को मनाने जाना। आगे कुसुम जी के जाने के बाद राघव भी वहां से चला जाता है। वही रुद्राक्ष और रेवा अपने रूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए और थोड़ी देर बाद नीचे आते हैं। तब तक कुसुम जी ने लंच प्रिपेयर कर दिया था। रुद्राक्ष और रेवा लंच करने के बाद अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं क्योंकि कुसुम जी ने उन्हें आज घर से बाहर न जाने के लिए वार्निंग दी थी और रुद्राक्ष और रेवा उनकी एक बात टाल नहीं पाए थे। दोनों ही अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब दोपहर से शाम हो गई। उन्हें इस बात का ख्याल तब आया जब मही स्कूल से लौटकर सीधा उनके पास आ गई। मही के उनके पास आने के बाद रुद्राक्ष और रेवा अपना काम साइड में रख मही के साथ कुछ वक्त खेलने में बिताते हैं। फिर वह फैमिली के साथ डिनर कर फिर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। इस वक्त रुद्राक्ष देव पर हमला होने की वजह से रावत मैंशन के सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। राघव इस वक्त सीसीटीवी रूम में बैठकर हर तरफ नजर रख रहा होता है। तभी उसकी नजर रावत मैंशन के बैक साइड की एरिया में लगे कैमरे पर जाती है। वह देखता है कि कोई काले कपड़ों में रावत मैंशन के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर राघव उस शख्स पर गौर करता है तो वह थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वह बिना कुछ कहे सिर्फ अपने साथी को रावत मैंशन की सिक्योरिटी पर नजर रखने के लिए कहकर वहां से निकल जाता है। रात के 10 बजे इस वक्त रुद्राक्ष एक घर के पास खड़ा था। वह अपनी नजरें ऊपर उठा के एक कमरे की बालकनी की तरफ देखता है। फिर वह एक हल्की सी सांस छोड़ता है और पाइप की मदद से उस बालकनी में चला जाता है। बालकनी में पहुंचकर रुद्राक्ष धीरे से बालकनी दरवाजा उसे कमरे के अंदर चला जाता है। उसे कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बेड था जिस पर कई सारे टेडी बेयर रखे हुए थे। साथ ही उस कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल भी था। वही एक कोने में एक स्टडी टेबल था और उसी के पास एक बुक शेल्फ में बहुत सारी किताबें सजी हुई थी। कमरे में पहुंचकर रुद्राक्ष चारों तरफ अपनी नजरें घूमता है तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी उसके कानों में बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। इसका मतलब कोई इस वक्त शावर ले रहा था। वही पानी गिरने की आवाज सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह आराम से बेड पर जाकर लेट जाता है। रुद्राक्ष बेड पर अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था। तभी उसके कानों में आ रही पानी गिरने की आवाज अचानक से बंद हो जाती है। रुद्राक्ष अतिथि अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रुद्राक्ष अपनी आंखें खोल उसे और देखता है तो पता है कि एक लड़की पिंक कलर का टॉवल लपेटकर कुछ गुनगुनाते हुए कमरे में आती है और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर ड्रायर की मदद से अपने बाल सुखाने लगती है। रुद्राक्ष उसे लड़की को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। वही वो लड़की तो बस अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे में कोई आया हुआ है और उसे बड़े ही प्यार भरी नजरों से देख रहा है। वह लड़की अपने बाल सुखाने के बाद ड्रेसिंग टेबल के पास ही रखे अलमारी खोलती है और उसमें से एक नाइट गाउन निकालकर पहन लेती है। वह जैसे ही अपने नाइट गाउन पहनकर अपने बेड की तरफ मुड़ती है तो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वह तुरंत ही शोक से बाहर आती है और गुस्से में बैठकर लेटे रुद्राक्ष को घूरने लगती है। उसे लड़की के खुद को क्यों घूरता देखकर रुद्राक्ष अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल के साथ आई विंक करता है। रुद्राक्ष की ऐसी हरकत से उस लड़की को और गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ बढ़ती है और बेड पर से एक तकिया उठाकर रुद्राक्ष को सीधा पीटने लगती है। वह रुद्राक्ष को पीटते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में इतनी रात को बिना बताए आने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। रुद्राक्ष उसे लड़की को कुछ नहीं कहता, बस हंसते हुए उस लड़की से मार खाने लगता है। रुद्राक्ष को पीटते पीटते वह लड़की थोड़ा सा थक जाती है तो वह शांत पड़ जाती है। फिर वह रुद्राक्ष को घूरकर कहती है, तुम यहाँ कब आए? और मैंने तुम्हें कह दिया था ना कि मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। उस लड़की की बात सुनकर रुद्राक्ष मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन मुझे तो आपसे कोई ब्रेकअप नहीं चाहिए ना प्रोफेसर साहिबा। इतना बोल रुद्राक्ष उसका हाथ खींच उसे अपने साथ बेड पर ले आता है और उसकी कमर की चारों ओर अपने हाथ लपेटकर उसे गले लगाते हुए उसके ऊपर लेट जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रुद्राक्ष की गर्लफ्रेंड और उसके कॉलेज की प्रोफेसर भव्या ही होती है। रुद्राक्ष की बात सुनकर और खुद से यूं लिपटा देखकर भव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह गुस्से में रुद्राक्ष से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे।
वरना मैं जोर से चिल्लाकर अपने पापा को यहाँ बुला लूंगी। उद्धरण चिन्ह। भव्या की बात सुनकर रुद्राक्ष उसे और कसकर पकते हुए कहता है, तो किसके कहने की राह देख रही हो जानेमन? बुलाओ ना ससुर जी को, मैंने कब मना किया है? वैसे भी उन्होंने तो बहुत पहले से ही मुझे अपने दामाद के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर भव्या आंखें बड़ी करके उसे देखने लगती है। वही रुद्राक्ष बस अपनी आंखें बंद कर उसे गले से लगाए हुए सो रहा था। तभी भव्या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम बेशर्म कहीं के, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है क्या? और तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे पापा मेरी बजाय तुम्हारी बात मानेंगे? और वैसे भी तुम्हें शायद पता नहीं है कि चोरी चुपके किसी लड़की के कमरे में यूं आ जाने की वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है, समझे? उद्धरण चिन्ह। भव्या की बात सुनकर रुद्राक्ष अपना मुंह बनाते हुए कहता है, जाने मन, ये गलत बात है। पहले तो तुम मुझ जैसे मासूम और भोले भाले लड़के को इस तरह आधी रात को अपने कमरे में बुलाती हो, और अब मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गया तब तुम अपने पापा को बुलाकर मुझे जेल भेजने की धमकी दे रही हो। दिस इज नॉट फेयर। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रुद्राक्ष भव्या के ऊपर से हट जाता है और उसी के बगल में अपने हाथों को फोल्ड करके लेट जाता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लेता है। वह खुद को ऐसे दिख रहा था जैसे वह इस वक्त भव्या की बातों से बहुत ही हट हुआ हो। वही भाव तो रुद्राक्ष के बिहेवियर में सडन चेंज की वजह से शॉक्ड हो जाती है। कहाँ वह अब तक रुद्राक्ष से गुस्सा थी और कहाँ अब रुद्राक्ष से उससे नाराज हो गया। चैप्टर 111 अनटाइटल्ड चैप्टर। भव्या रुद्राक्ष की तरफ हैरानी से देखकर कहती है, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कब तुम्हें इतनी रात को मिलने बुलाया है? वह तो तुम खुद ही हो जो मुंह उठाकर यहाँ मेरे कमरे में घुस आए हो। उद्धरण चिन्ह। भव्या की बात सुनकर रुद्राक्ष मुंह बनाते हुए कहता है, झूठ क्यों बोल रही हो जानेमन? आज सुबह ही तो तुम कॉलेज के पार्किंग में किसी से फोन पर बात करते हुए ये कह रही थी कि अगर मैं आज तुमसे मिलने नहीं आता हूं तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर भव्या कहती है, और तुम्हें कैसे पता कि मैं ऐसा बोल रही थी? एक मिनट जरा रुको जरा, क्या तुम मुझ पर नजर रखवाते हो? भव्या की बात सुन रुद्राक्ष के चेहरे पर हल्की स्माइल जाती है। वह भव्या से कुछ भी नहीं कहता। वही रुद्राक्ष को इतना कुछ ना कहता देख भव्या को और गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में एक बार फिर से तकिया उठाकर उसे पिटने ही वाली होती है कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। बाहर से किसी की सख्त और रौबदार आवाज आती है, भव्या बेटा, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे कमरे में कोई और भी है क्या? मुझे तुम्हारे कमरे से किसी और की भी आवाज आ रही है। वह आवाज सुन भाव हल्का सा डर जाती है। वही रुद्राक्ष के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। वह तुरंत ही जवाब देने ही वाला होता है कि उससे पहले ही भव्या रुद्राक्ष के मुंह पर हाथ रख उसका मुंह बंद कर देती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है और खुद ही जवाब दे देती है, नहीं तो पापा, मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं है। वो तो मैं बस फोन पर मूवी देख रही थी, आपने शायद उसी की आवाज सुनाई दी होगी। उद्धरण चिन्ह। भव्या की बात सुनकर उसके पापा कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम एक बार जरा सा दरवाजा तो खोलो। एक बार मैं अपनी आंखों से देख लूंगा तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। अपने पापा की बात सुनकर भव्या और घबरा जाती है। वह घबराहट के मारे रुद्राक्ष की तरफ देखती है। भव्या को अपने पापा से इस तरह घबराता देखकर रुद्राक्ष को मन ही मन बहुत खुशी होती है। फिर रुद्राक्ष अपने चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान लिए कहता है, जाओ ना जानेमन, अब तो तुम्हें अपने पापा को आवाज लगाकर बुलाने की जरूरत भी नहीं है। वह खुद ही आ गए हैं। उन्हें अंदर ले आओ और मिलवा दो मुझसे। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर भव्या चिढ़ जाती है। वह उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बेड से उठती है और अपने कमरे में यहाँ वहां देखने लगती है कि वह उसे कहाँ छुपाए। तभी एक बार फिर दरवाजे पर अपने भव्या के पापा कहते हैं, भव्या बेटा, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है दरवाजा खोलने में? उद्धरण चिन्ह। अपने पापा की आवाज सुनकर भव्या कहती है, बस एक मिनट रुक पापा, मैं अभी आई। फिर भव्या रुद्राक्ष को अलमारी के पास ले जाती है और अपने अलमारी में कुछ कपड़ों को हटाकर वहां रुद्राक्ष को बिठाते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, चुपचाप यहाँ बैठे रहना। अगर एक भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। वही रुद्राक्ष भी भव्या की गुस्से भरी आवाज सुनकर अपने मुंह पर उंगली रख के बस हमें अपना सर हिला देता है और वहां बैठ जाता है। फिर भव्या अलमारी बंद करती है और जल्दी से दरवाजे की तरफ भाग जाती है और दरवाजा खोल देती है। भव्या के दरवाजा खोलते ही उसके पापा कमरे के अंदर आते हैं और यहाँ वहां देखने लगते हैं। वहीं भव्या अपने पापा के पीछे ही घबराए हुए खड़ी थी।
वह अपने दोनों हथेलियां को घबराहट में मसल रही थी और हल्की हल्की कांप भी रही थी। वह अपने लड़खड़ाती आवाज में अपने पापा से कहती है, पापा आप किसे ढूंढ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वही भाव्या के पापा भाव्या के सवालों को नजरअंदाज कर पूरे कमरे में यहाँ वहां देखते हैं। वह बिस्तर के नीचे भी झुककर देखते हैं। फिर वह बालकनी में देखने जाते हैं। वह बालकनी से कमरे में आते हैं तो भाव्या उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, पापा बताए ना आप किसे ढूंढ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। भाव्या की बात सुनकर उसके के पापा कहते हैं, मैंने तुम्हारे कमरे से किसी और की भी आवाज सुनी थी। क्या तुम्हारे कमरे में तुम्हारे अलावा भी कोई है? वही अपने पापा की यह बात सुन भाव्या थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन वह तुरंत ना में अपना सिर लाते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं पापा। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मेरे कमरे में इतनी रात को कोई क्यों ही आएगा? उद्धरण चिन्ह। भाव्या की बात सुनकर भी उसके पापा को तसल्ली नहीं होती। वह कहते हैं, नहीं मुझे पूरा शक है कि तुम्हारे कमरे में कोई और भी है। इतना बोलकर वह आगे की ओर जाते हैं और बाथरूम को चेक करते हैं। वह बाथरूम में देखते हैं तो वहां पर भी कोई नहीं था। फिर वह वापस आते हैं तो इस वक्त भाव्या उनकी तरफ देख रही होती है। तभी उनकी नज़र अलमारी पर जाती है, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वह सीधा अलमारी की तरफ जाने लगते हैं। तभी भाव्या कहती है, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से मेरे कमरे की तलाशी नहीं ले सकते। माना कि आप शहर के पुलिस कमिश्नर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी भी कहीं की भी तलाशी लेना शुरू कर दे। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ फ्रेंड्स, भाव किसी और की नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर यशवंत देशमुख की बेटी होती है। भाव्या की एक बात सुनकर उसके पापा यानी कि मुंबई शहर के पुलिस कमिश्नर यशवंत देशमुख कहते हैं, भाव्या बेटा मैं शहर का पुलिस कमिश्नर बाद में हूँ, पहले तुम्हारा पिता हूँ और मैं अपनी बेटी के कमरे की तलाशी जरूर ले सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वह भाव्या के साइड से अलमारी के पास जाते हैं और सीधे अलमारी खोल देते हैं। वहीं भाव्या अपनी आंखें बंद कर अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लेती है। चैप्टर 112 रुद्राक्ष की जेलसी। अब आगे भाव्या को लग रहा था कि अब रुद्राक्ष को उसके पापा ने देख लिया है और अब तो उन दोनों की खैर नहीं, क्योंकि उसके पापा ने उन दोनों को इस तरह मिलने से सख्त मना कर रखा था। वही भाव्या को कुछ देर तक कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती तो वह अपनी आंखें खोलकर अपने पापा की तरफ देखती है तो पाती है कि कमिश्नर देशमुख भाव्या की अलमारी को ध्यान से देख रहे थे। वही अपने पापा को गुस्सा ना करता देख भाव्या हैरान हो जाती है और वह भी अलमारी के पास जाकर उसमें देखने लगती है। भाव्या देखती है कि उसकी अलमारी के सारे कपड़े यूं ही बिखरे पड़े हैं और रुद्राक्ष का उसे अलमारी में नामोनिशान नहीं है। वही रुद्राक्ष को वहां ना देखकर भाव्या एक चैन की सांस लेती है। फिर वह अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, देख लिया ना पापा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब तो आपने अपने आंखों से देखा है, अब तो आप मुझ पर भरोसा है ना? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर भाव्या गुस्से में उन्हें देखने लगती है। वहीं कमिश्नर देशमुख भी थोड़ा सा एम्ब्रेस फील करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा नहीं किया और फिर वह कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, अब चलो सो जाओ, वैसे भी रात बहुत हो गई है और तुम्हारा इस तरह देर रात तक जागना अच्छा नहीं है। इतना बोलकर कमिश्नर देशमुख वहां से चले जाते हैं। वहीं भाव्या भी उन्हें कमरे के बाहर तक छोड़ने आती है। उनके जाने के बाद वह कमरे को अंदर से बंद कर लेती है और दरवाजे के पास टेक लगाकर खड़ी हो जाती है और एक चैन की सांस लेती है। फिर भाव सोचती है, ये लड़का कब यहाँ से चला गया पता ही नहीं चला, लेकिन अच्छा हुआ कि वह खुद ही यहाँ से भाग गया, वरना आज अगर पापा ने उसे पकड़ लिया होता तो पापा उसे तो कुछ नहीं करते, लेकिन मुझे जरूर पापा की डांट सुननी पड़ती और सजा मिलनी वो अलग से। उद्धरण चिन्ह। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में रुद्राक्ष की आवाज पड़ती है, क्या तुम मेरे बारे में सोच रही हो जाने मन? रुद्राक्ष की आवाज सुनते ही भाव्या चौंक कर उस आवाज की तरफ देखती है तो रुद्राक्ष वहीं उसके कमरे की बालकनी में खड़ा था। रुद्राक्ष बालकनी में से वापस रूम में आता है और आकर सीधा बेड पर लेट जाता है। भाव्या को तो लग रहा था कि रुद्राक्ष डर की वजह से यहाँ से चला गया है, लेकिन उससे ये सोचा नहीं था कि वह अभी भी यहीं पर होगा। रुद्राक्ष को अभी भी अपने कमरे में देख भाव्या हैरान हो जाती है। वह जल्दी से रुद्राक्ष के पास आती है और उससे कहती है, तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो चले गए थे ना? भाव्या की बात सुनकर रुद्राक्ष बस मुस्कुरा देता है। वही भाव्या रुद्राक्ष की चिंता करते हुए आगे कहती है, देखो इससे पहले कि पापा को फिर से शक हो जाए और वह यहाँ आ जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह।
वहीं भाव्या को अपने लिए चिंता करता देखकर रुद्राक्ष को बहुत खुशी मिलती है। रुद्राक्ष एक बार फिर से भाव का हाथ पकड़ उसे बिस्तर पर खींच लेता है और पहले की तरह उसे गले लगा लेता है और कहता है, ऑफ हो जाने मन, तुम तो अपने पापा से कितना डरती हो। वैसे भी वह एक बार यहाँ सब कुछ देख कर गए हैं तो अब वापस यहाँ नहीं आने वाले, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। रुद्राक्ष की बात सुनकर भाव कुछ नहीं कहती, बस उसे प्यार से देखने लगती है। तभी रुद्राक्ष अपने जेब में हाथ डालकर एक छोटा सा बॉक्स निकलता है। उस बॉक्स को देखकर भाव्या कंफ्यूज में रुद्राक्ष को देखने लगती है। तभी रुद्राक्ष उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड रिंग होती है। उसे रिंग को देखकर भाव्या थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तभी रुद्राक्ष उस बॉक्स में से वह रिंग निकालकर भाव्या के रिंग फिंगर में पहना देता है। वही रुद्राक्ष के इस एक्शन से भाव्या थोड़ी सी हैरान हो जाती है और रुद्राक्ष को आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। वही रुद्राक्ष वो रिंग पहनाने के बाद भाव्या के गालों पर एक किस कर लेता है और कहता है, जाने मन तुम्हें ये रिंग कैसी लगी, बताओ ना। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन भाव एक नज़र उसे रिंग को देखती है, फिर रुद्राक्ष को देखती है और कहती है, ये रिंग तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये कितनी महंगी लग रही है। तुम इसे मेरे लिए क्यों लाए? और वैसे भी तुमने तो दोपहर को ही मेरे लिए कितना महंगा गिफ्ट भेज दिया था, तो अब इस रिंग को लाने की क्या जरूरत थी? फिर वह थोड़ा रुक कर कहती है, और मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा परेशान करना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। उद्धरण चिन्ह। भव्य की बात सुनकर रुद्राक्ष कहता है, इस रिंग की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत थी जाने मन। तुम्हें शायद पता नहीं है कि हमारे कॉलेज के कई लड़के तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का सपना देख रहे हैं, और मुझे ये भी पता चला है कि इन कुछ दिनों में ही तुम्हें कई सारे लव लेटर और चॉकलेट्स भी मिल चुके हैं। ये कहते हुए रुद्राक्ष के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। फिर रुद्राक्ष थोड़ा सा सीरियस फेस बनकर कहता है, और यह रिंग इसलिए है ताकि सबको ये पता चले कि तुम्हारा पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है और कोई तुम पर चांस मारने की कोशिश ना करे, तो तुम कभी भी इस रिंग को अपने हाथों से मत निकालना। इतना बोलकर रुद्राक्ष फिर से भाव्या के गालों पर किस कर देता है। वही रुद्राक्ष की बात सुनकर और उसके बार बार गालों पर किस करने से भाव्या शर्मा जाती है। चैप्टर 113 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक आपने देखा। फिर रुद्राक्ष थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहता है, और यह रिंग इसलिए है ताकि सबको ये पता चले कि तुम्हारा पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है और कोई तुम पर चांस मारने की कोशिश ना करे, तो तुम कभी भी इस रिंग को अपने हाथों से मत निकालना। इतना बोलकर रुद्राक्ष फिर से भाव्या के गालों पर किस कर देता है। वही रुद्राक्ष की बात सुनकर और उसके बार बार गालों पर किस करने से भाव्या शर्मा जाती है। अब आगे। लेकिन वह अपने चेहरे पर एक कोमल सी हंसी लाकर कहती है, लगता है मुझे इतने सारे लव लेटर्स मिलने की वजह से किसी को बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है। वैसे तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे अलावा किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे दिल में तुम्हारी जगह इस पूरी जिंदगी के लिए फिक्स हो चुकी है, जो अब दूसरा कोई नहीं ले सकता। तो तुम्हें इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर भाव्या रुद्राक्ष के गालों पर किस कर देती है। फिर वह रुद्राक्ष को खुद से अलग कर खड़ी होती है और रुद्राक्ष को भी बेड पर से खींचकर खड़ा करती है। वही रुद्राक्ष तो भाव्या के गालों पर किस करने से जम गया था। वही भाव्या उसे बालकनी की तरफ ले जाते हुए कहती है, अब चलो बहुत रात हो गई है, अब तुम भी अपने घर पर चले जाना चाहिए। रुद्राक्ष भाव्या की आवाज सुन होश में आता है। भाव्या की बात सुनकर और इस तरह खींचने से रुद्राक्ष होश में आता है और अपने दोनों हाथ से भाव्या की कमर को पकड़ता है और भाव्या को अपनी तरफ खींच लेता है। रुद्राक्ष के इस सडन एक्शन से भाव्या हैरान हो जाती है। तभी रुद्राक्ष भाव्या की एकदम करीब आकर उसके कानों के अपनी धीमी मगर आकर्षक आवाज में कहता है, चला तो मैं जाऊंगा जाने मन, लेकिन क्या जाने से पहले मुझे गुड बाय किस नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर भाव्या हल्का सा शर्मा जाती है, लेकिन फिर वह रुद्राक्ष के गाल पर एक हल्का सा किस कर देती है और कहते हैं, अच्छा चलो अब तुम जो यहाँ से, इससे पहले कि मेरे पापा वापस आ जाए। इतना बोलकर भाव्या अपने आप को रुद्राक्ष की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है। वही रुद्राक्ष भाव्या के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और कहता है, जाने मन मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे ये बच्चों वाली किस नहीं चाहिए, मुझे तो बड़ों वाली किस चाहिए। इतना बोलकर रुद्राक्ष भाव्या के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। वही भाव्या उसे बीच में ही रोक कर कहती है, वो वाली किस तुम्हें तब मिलेगी जब तुम बड़े हो जाओगे, अभी नहीं।
भव्या की बात सुनकर रुद्राक्ष अपना चेहरा मायूसी से लटका लेता है और कहता है, लेकिन मैं बच्चा कहाँ हूँ, अब तो मैं कॉलेज में भी आ गया हूँ। तभी भव्या कहती है, मैं मानती हूँ कि तुम अब बड़े हो चुके हो और कॉलेज भी जाने लगे हो, लेकिन अभी तुम 18 के नहीं हुए हो। जब तुम 18 के हो जाओगे उसके बाद से ही तुम्हें बड़ों वाली किस मिलने स्टार्ट होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल भव्या एक झटके से रुद्राक्ष को बालकनी में धक्का दे देती है और बालकनी साइड की डोर को अंदर से बंद कर लेती है। वही रुद्राक्ष तो बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर वह गुस्से में अपना पैर पटक के कहता है, जानेमन तुम मुझे अभी बहुत सता रहे हो ना। जिस दिन मैं 18 साल का हो गया उसे दिन तुम मुझसे से बचकर नहीं जा पाओगी। उसे दिन तुम्हें मुझे बड़ों वाली किस देनी ही पड़ेगी। इतना बोलकर रुद्राक्ष जिस तरह से पाइप चढ़ के ऊपर आया था वैसे ही नीचे जाने लगता है। नीचे पहुंचकर रुद्राक्ष बहुत ही सावधानी से घर से बाहर निकल जाता है। वह जैसे ही थोड़ी दूर पर पहुंचता है उसके पास एक ब्लैक कलर की लग्जरियस कार आकर खड़ी हो जाते हैं। उस कार के अपने पास आने से रुद्राक्ष को एक बार के लिए तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब वह अंदर बैठे इंसान को देखता है तो वह हैरान हो जाता है और थोड़ा सा डर भी जाता है। लेकिन वह अपने चेहरे पर एक कोमल सी हंसी लाकर कहती है, लगता है मुझे इतने सारे लव लेटर्स मिलने की वजह से किसी को बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है। वैसे तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे अलावा किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे दिल में तुम्हारी जगह इस पूरी जिंदगी के लिए फिक्स हो चुकी है, जो अब दूसरा कोई नहीं ले सकता। तो तुम्हें इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर भव्या रुद्राक्ष के गालों पर किस कर देती है। फिर वह रुद्राक्ष को खुद से अलग कर खड़ी होती है और रुद्राक्ष को भी बेड पर से खींचकर खड़ा करती है। वही रुद्राक्ष तो भव्या के गालों पर किस करने से जम गया था। वही भव्या उसे बालकनी की तरफ ले जाते हुए कहती है, अब चलो बहुत रात हो गई है, अब तुम भी अपने घर पर चले जाना चाहिए। रुद्राक्ष भव्या की आवाज सुन होश में आता है। भव्या की बात सुनकर रुद्राक्ष अपने दोनों हाथ से भव्या की कमर को पकड़ता है और भव्या को अपनी तरफ खींच लेता है। रुद्राक्ष के इस सडन एक्शन से भव्या हैरान हो जाती है। तभी रुद्राक्ष भव्य की एकदम करीब आकर उसके कानों के अपनी धीमी मगर आकर्षक आवाज में कहता है, चला तो मैं जाऊंगा जानेमन, लेकिन क्या जाने से पहले मुझे गुड बाय किस नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर भव्या हल्का सा शर्मा जाती है, लेकिन फिर वह रुद्राक्ष के गाल पर एक हल्का सा किस कर देती है और कहते हैं, अच्छा चलो अब तुम जो यहाँ से, इससे पहले कि मेरे पापा वापस आ जाए। इतना बोलकर भव्या अपने आप को रुद्राक्ष की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है। वही रुद्राक्ष भव्या के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और कहता है, जानेमन मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे ये बच्चों वाली किस नहीं चाहिए, मुझे तो बड़ों वाली किस चाहिए। इतना बोलकर रुद्राक्ष भव्या के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। वही भव्या उसे बीच में ही रोककर कहती है, वो वाली किस तुम्हें तब मिलेगी जब तुम बड़े हो जाओगे, अभी नहीं। भव्या की बात सुनकर रुद्राक्ष अपना चेहरा मायूसी से लटका लेता है और कहता है, लेकिन मैं बच्चा कहाँ हूँ, अब तो मैं कॉलेज में भी आ गया हूँ। तभी भव्या कहती है, मैं मानती हूँ कि तुम अब बड़े हो चुके हो और कॉलेज भी जाने लगे हो, लेकिन अभी तुम 18 के नहीं हुए हो। जब तुम 18 के हो जाओगे उसके बाद से ही तुम्हें बड़ों वाली किस मिलने स्टार्ट होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल भव्या एक झटके से रुद्राक्ष को बालकनी में धक्का दे देती है और बालकनी साइड की डोर को अंदर से बंद कर लेती है। वही रुद्राक्ष तो बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर वह गुस्से में अपना पैर पटक के कहता है, जानेमन तुम मुझे अभी बहुत सता रहे हो ना। जिस दिन मैं 18 साल का हो गया उसे दिन तुम मुझसे से बचकर नहीं जा पाओगी। उसे दिन तुम्हें मुझे बड़ों वाली किस देनी ही पड़ेगी। इतना बोलकर रुद्राक्ष जिस तरह से पाइप चढ़ के ऊपर आया था वैसे ही नीचे जाने लगता है। नीचे पहुंचकर रुद्राक्ष बहुत ही सावधानी से घर से बाहर निकल जाता है। वह जैसे ही थोड़ी दूर पर पहुंचता है उसके पास एक ब्लैक कलर की लग्जरियस कार आकर खड़ी हो जाते हैं। उस कार के अपने पास आने से रुद्राक्ष को एक बार के लिए तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब वह अंदर बैठे इंसान को देखता है तो वह हैरान हो जाता है और थोड़ा सा डर भी जाता है।